नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम यूरोपीय संघ के चार्ट जो अपन ने पढ़ा था पिछली बार, जिसके अंदर अपन ने जो इसका टाइमलाइन था वो हमने याद किया था। अब हम बात करने वाले हैं यूरोपीय संघ के अंदर जो प्रश्न बाकी बनते हैं उनके बारे में, और कंप्लीटली इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ, सबसे पहली बात इसमें आती है कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं। तो यूरोपीय संघ के अंदर 27 देश वर्तमान में हैं। और ये क्या है, किस प्रकार का संगठन है? तो एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। यानी यहां पर केवल पैसे का मामला हो ऐसा नहीं है, और केवल ये राजनीतिक रूप से 27 देश आपस में जुड़े हुए हैं ऐसा भी नहीं है। दोनों चीजों के ऊपर ये काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो। दूसरा, इसमें आपस के अंदर यानी जो 27 देश है ना, इनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है। यानी ये लोग आपस में तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कौन सा हुआ? राजनीतिक, आर्थिक। अब तीसरा कौन सा हो गया? प्रशासकीय। तो प्रशासकीय साझेदारी रखते हैं। और इसका जो अभ्युदय है यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई वो 1957 की रोम संधि, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको बताया भी था, रोम संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से हुई थी। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि रोम के अंदर एक सत्तावान शासक है और उसके पास जाकर के मिलते हैं, उससे बात करते हैं, और वहाँ वो आर्थिक समुदाय यानी किसके बारे में बात करते हैं? सत्तावान व्यक्ति से पैसे के बारे में और परमाणु के बारे में। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय और परमाणु समुदाय ये दो बने थे रोम संधि के तहत 1957 में। और इस प्रकार से यूरोपीय संघ 1957 के अंदर सत्तावान हुआ था। ठीक इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। कब बना? 2013 में। लेकिन फिर हो गया ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट मतलब कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया। 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन इससे क्या हो गया? अलग हो गया, यानी उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी। तो उसके बाद वापस से 28 हो गए थे, ब्रिटेन ने छोड़ दिया, तो वापस कितने हुए? 27 देश हो गए। तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ में वर्तमान के अंदर 27 देश हैं। नेक्स्ट हम जो बात करें वो आती है कि कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई थी यूरोपीय संघ के अंदर, जो हमने पहले पढ़ी भी है। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिटेल से इसकी स्टडी की है, लेकिन उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको किसी भी हाल में याद रखनी है, क्योंकि यूरोपीय संघ में से एक प्रश्न पक्का आएगा। और मैं ये मानता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इनके क्वेश्चन आपके 100% एकदम परफेक्ट पड़े हुए हैं, बस उठाने ही है उनको। तो आपको क्यों? क्योंकि इनमें कहीं गलत होने की संभावना बनती नहीं है। देखिए, सबसे सफल व्यक्ति कौन होता है? जो सही स्ट्रेटेजी बनाकर चले। और सबसे सही स्ट्रेटेजी यही है कि सिलेबस के अंदर हमें वो चीजें मालूम होनी चाहिए जो चीजें ये तय करके बता सके, जिनके माध्यम से हम अपनी सफलता को तय कर लें कि हाँ, किसी भी स्थिति में हम सफल हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर हमने बनानी सीख ली और अगर हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कंपटीशन की दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये पक्की बात है। आप सब चीजों को अगर बराबर महत्व देने लगोगे ना, तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जैसे मान के चलिए, कुछ चीजें ऐसी होती है इसके अंदर सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। उसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती है बहुत ही छोटी सी होती है, लेकिन ये पक्का है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे आएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं, या कहीं भी राजस्थान जीके के एग्जाम देख लो, राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब वहां कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर एकीकरण में कम टाइम दे और फिर जाकर के जो है कोई बहुत बड़े टॉपिक को उठा करके बैठ जाए, जैसे राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राजस्थान के इतिहास का मतलब कि जो राजवंशों की जब मैं बात करता हूं, तो राजस्थान के राजवंशों में 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, और वहां लोग लगे रहते हैं, उसके अंदर पूरी जान लगा देते हैं। बल्कि 7-8 क्वेश्चन ज्यादा वहां बनते नहीं। बाकी हिस्ट्री का ही पार्ट, जैसे मैंने बताया, राजस्थान का एकीकरण है, 1857 की क्रांति है, इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिकों में से कन्फर्मली क्वेश्चंस आया करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम जब अपने सब्जेक्ट की बात करें, मैं पॉलिटिकल साइंस की जब मैं बात करता हूं, तो वहां हम इस बात को समझ करके चले
क्या कि ऐसा सिलेक्शन लेना आना चाहिए, हमें उन चीज़ों में से हमें निकालना आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब की बार जो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की जो मेरिट गई थी उसके नंबरों को अगर आप उठाकर देखें तो उतने क्वेश्चन अगर कोई आदमी मेन चीज़ों को पढ़ के चला जाए ना और बाकी सबको छोड़ जाए तो आसानी से कर सकता है। भारत का संविधान कुछ चेंज नहीं होगा, फिक्स है, जिसको मैं सबसे आखिर में पढ़ाया करता हूँ और आपको भी सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा। एकदम शानदार चीज़ है, वहां से कुछ गलत नहीं होगा। ढंग से बेयर एक्ट से अच्छे से तैयार करो, बढ़िया से बढ़िया, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। इसी प्रकार पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये वो पार्ट हैं जो आपको बहुत ही मजबूती दे देंगे, सिलेक्शन की ओर मजबूती के साथ ले जाएंगे। अब आप फंस जाते हो कहाँ करके, राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति में, और फिर वो विचारक और उनकी विभिन्न प्रकार की दुनिया भर की परिभाषाएं रट्टे बैठने जाते हो, और वहां से जो क्वेश्चन आते हैं फिर भी खूब रट लिया, उसके बाद भी उतने ही क्वेश्चन कर पाते हो जितने आपकी क्षमता तक आपने जो रट पाए या समझ पाए या ट्रिक जोड़ जाड़ करके कहीं लेकर के आए, बस। और कोई बहुत ज़्यादा वहाँ आप कर नहीं पाते। मतलब हमारी जो सही एफिशिएंसी पावर है ना, वो सही जगह नहीं लग पाता। और जब आप सही पावर को सही जगह लगाना सीख जाओगे ना तो कहीं दिक्कत नहीं है, सफलता निश्चित रूप से आपकी मिलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि हम कहाँ काम करें कि हमें ज़्यादा सफलता मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ EU 2 वीडियो बनेंगे, एक पिछला बना दिया मैंने और एक आज बन जाएगा। मात्र 2 वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसमें आगे। पेरिस संधि की हम बात कर रहे थे, तो पेरिस संधि मतलब ये इंपॉर्टेंट संधियां हैं, इसलिए अपन महत्वपूर्ण संधियों को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले पेरिस संधि, और जब हम पेरिस संधि की बात करते हैं तो पेरिस शब्द के ऊपर जोर जाता है। पेरिस क्या है? दुनिया की सबसे सुंदर जगह, ऐसा अनुमान लगाएंगे। और वहाँ उस सुंदर जगह में अगर कोयले का ढेर कर दें तो उतनी सुंदरता तो नहीं रहेगी, पक्की बात है। तो वही चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, क्या कि इस पेरिस संधि के अंतर्गत कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी। ये वो संधि थी जो एक बेसिक संधि थी जिसके तहत यूरोपीय संघ बनने की शुरुआत हुई थी। बना नहीं था यूरोपीय संघ, लेकिन शुरुआत हो गई थी। उसके बाद बना कब, वो तो मैंने बता रखा है कि रोम के अंदर सत्तावान हुए थे। यूरोपीय संघ वाले एक कमरे के अंदर बैठे थे और तब जाकर सत्ता प्राप्त हुई थी। तो रोम संधि 24 मार्च 1957, यानी रोम में सत्तावान हुई है। इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, सीधी सी बात है कि कमरे के अंदर सत्ता, यानी रोम में सत्तावान हुए। और वहां किन 2 विषयों पे बात हुई? पैसा और परमाणु, इन 2 बातों पे चर्चा हुई, यानी आर्थिक समुदाय और परमाणु समुदाय, ये 2 बने वहां पर। और ये होते ही यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ गया। अगली बात मैस्ट्रिक्ट संधि, और मैस्ट्रिक्ट संधि के अंदर क्या, ये भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ढंग से अच्छे से मैंने याद करवाने का प्रयास किया था। हो सकता है उसके अंदर कोई लाइटिंग का इश्यू रहा होगा या कुछ थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा हूं मैं, तो मेरी सुंदरता में मत जाइए, विषय की सुंदरता पे आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट रहा कि सर साफ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें इतना साफ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो स्लाइड ली थी मैंने वो NCERT से ली थी, और वो इसलिए ली थी कि आप उस स्लाइड के माध्यम से NCERT तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, यहाँ मास्ट्रिक्ट संधि की हम बात करें थे, तो मास्ट्रिक्ट संधि में क्या था कि मास्टर जी हैं और वो क्या चलाते हैं? बाण चलाते हैं। और 1 नवंबर 1993 से लागू इसके अंतर्गत समान मुद्रा तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। इसमें एक बात ध्यान रखना कि मास्टर जी, भाई आप सब मास्टर बनोगे और मास्टर बनने के बाद पैसा कमाओगे, तो पैसा कमाओगे मतलब सबको समान क्या मिलेगी? मुद्रा मिलेगी। अच्छा, उस मुद्रा को आप कहाँ रखोगे? बैंक में। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। और इस संधि में यूरोपीय यूनियन का आधुनिक वैधानिक स्वरूप रखा गया। मतलब ये कि आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो और पॉलिटिकल की ओर हो, तो वैधानिक स्वरूप आप सब जानोगे। तो निश्चित रूप से आप सब मास्टर क्या करने वाले हो? वैधानिक स्वरूप रखने वाले हो। मुद्रा जो है उस मुद्रा को बैंक में रखने वाले हो, ये सारे काम करने वाले हो। इसलिए इस चीज से इसको जोड़ करके रखिएगा, मास्टर संधि बाण में, और यही आप बाण चलाने वाले हो। क्लियर? नेक्स्ट, लिस्बन संधि। ये वो महत्वपूर्ण संधियां हैं जो एग्जाम में आएंगी, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। लिस्बन संधि, लिस्बन संधि क्या है? लिस्बन मतलब लेस हो गया,
मतलब एक तरह से हम बोलते हैं ना कई बार कि लॉस हो गया, उससे जोड़ लो इसको। लिस्बन संधि यानी लॉस वाली संधि। कैसे कि जब ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ साथ मतलब 2007 यूरोपीय संघ में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सुधार कैसे होगा? बुरी चीजों को उठा करके साइड में रखोगे, यानी बुरी चीजों को लेस कर दोगे, तब अच्छा सुधार आपके सामने आएगा। तो यही थी लेस्बन संधि, लेस करने वाली संधि, जिसका उद्देश्य था कि बुराइयों को लेस करना यानी सुधार करना। किसमें? यूरोपीय संघ में। तो यूरोपीय संघ में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। यूरोपीय संसद में सुधार किया गया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पद का गठन भी किया गया। ये वो चीजें थी जिसके माध्यम से यूरोपीय संघ को सुधारा गया। तो दो चीजों से सुधारा गया, एक तो संसद में सुधार किया गया और एक जो है वो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पद जो है वो डेवलप किया गया। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि लेस्बन संधि लेस करने वाली संधि। किस चीज को लेस? बुराइयों को लेस। और बुराई लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। तो इन सब कामों के साथ साथ यानी 2007 में लिस्बन संधि हुई और उसके तहत इसमें सुधार हुए। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ अन्य संधियां जो अलग से थी, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये थी, लेकिन हैं। एग्जाम में तो ये भी आ सकती है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। और ये मैंने पहले याद करवा रखी है, इससे दिक्कत है नहीं। सांगेन संधि मैंने बताया था कि जब एक गुब्बारा लेंगे उसे फोड़ेंगे, ठीक है, तो फोड़ेंगे तो उसमें से जो है कचरा पट्टी जो भी हो सारा फैलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने उसमें समझाया था। तो वहां जाकर के निश्चित रूप से पिछला वीडियो आपने पढ़ाई है, और नहीं पढ़ा तो ढंग से पढ़ना उसको। तो बात क्या हुई? सांगेन संधि 1985। ठीक, यूरोपीय नागरिकों को बिना किसी पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति। मतलब सीधा सा है, सांगेन संधि सीमा नियंत्रण समाप्त। ठीक है, ये इस बात वहां पर मैंने इसी प्रकार से बताया था, तो उससे ध्यान रखिएगा इस बात को कि सीमाओं का नियंत्रण समाप्त हो गया, सांग फैल गया। मतलब ये कि अब एक देश तक सीमित नहीं रहा, सारे यूरोपीय देश जो हैं वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। वहाँ के जो नागरिक हैं वो किसी भी देश में बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। इतना सांग वहाँ पे फैल गया सांगेन संधि के माध्यम से 1985 में। ये मैंने पहले याद करवाई थी, वापस बता दिया है। अब ये संधि शायद मैंने नहीं बताई थी, इसको ध्यान से देखिएगा। नीस संधि 2001 में हुई थी संधि यूरोपीय संघ में। और वहाँ क्या था कि यूरोपीय संघ के अंदर 10 नए पूर्वी यूरोप के देश, अब ये वो देश थे पूर्वी यूरोप के जो कि साम्यवादी देश थे, जो कि रूस से जुड़े हुए थे। उन देशों को निकाल करके और किस में जोड़ा गया? यूरोपीय संघ में जोड़ा गया था। तो इनको ध्यान से देखिएगा, यूरोपीय संघ में 10 नए पूर्वी यूरोपीय देशों को शामिल किया गया जो पहले साम्यवादी खेमे में शामिल थे। ठीक है, इसको भी मैंने याद करवाया था, मेरे ध्यान में आ गई बात। ये भी वो देश याद करवाए थे जो कि यहाँ से निकल करके आए थे, वो 10 देश वो मैंने याद करवाए थे, इसलिए अच्छे से आपको याद होने ही चाहिए। 2001 में नीस संधि हुई थी। संधि 2001 में हुई थी, हालांकि बाद में धीरे धीरे इसके अंदर शामिल हुए थे यूरोपीय संघ में, लेकिन संधि कब हुई थी? नीस संधि 2001 में ही हुई थी। नेक्स्ट बात आती है पैसे की, मुद्रा की। ठीक है, तो मुद्रा के बारे में एक बात तो क्लियर है, क्या कि मास्टर जी की बात याद रखनी है 92। ठीक, मुद्रा वाली बात वही करेंगे, केंद्रीय बैंक की स्थापना, वैधानिक स्वरूप, ये सब चीजें आपको ध्यान में है। मुद्रा, यूरो की औपचारिक शुरुआत 1 जनवरी 1999 को हुई थी। 92 में घोषणा हुई थी, जब मास्टर संधि हुई थी तो मुद्रा की घोषणा हुई, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत फॉर्मल रूप से चलने लग गई पब्लिक में, वो कब से लगी? 1 जनवरी 1999 से। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। मास्टर संधि 1992 में हुई थी और उस समय यूरो मुद्रा की बात आ गई थी सामने, लेकिन फॉर्मली स्टार्ट कब हुई, ये पब्लिक में कब चलने लगी? तब आई 1 जनवरी 1999। तो 99 के फेर में फंस गई कौन? मुद्रा। 2010 में एस्टोनिया द्वारा यूरो मुद्रा अपनाई गई। 2010 के अंदर एस्टोनिया जो देश था उसके द्वारा अपनाई गई, और उसके बाद यूरो को अपनाने के लिए यूरो एरिया को अपनाना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इससे तो इस बात को कनेक्ट कर लेना। किस बात को? 2010 में एस्टोनिया के द्वारा यूरो मुद्रा अपनाई गई, और अपनाते ही यूरो मुद्रा जो है वो अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। तो इस बात को इससे जोड़ लेना, लाइन ऊपर नीचे हो गई तो ध्यान रख लेना। ठीक है,
तो 2010 में एस्टोनिया द्वारा यूरो मुद्रा अपनाई गई और कितने देश हो गई है टोटल? 19। अब बात आती है कि यूरो मुद्रा अपनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए यूरो एरिया को अपनाया जाता है, ठीक है ना, यूरो एरिया को अपनाना पड़ता है। यूरोपीय संघ में यूरो को अपनाना अनिवार्य नहीं अपितु ऐच्छिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई यूरोपीय संघ वाले हो इसलिए आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर ऐच्छिक है, अगर कोई देश अपनाना चाहे ठीक, नहीं अपनाना चाहे कोई बात नहीं, ठीक है। ऐच्छिक है यूरोपीय संघ के लिए यूरो मुद्रा को अपनाना। डेनमार्क ने इसे नहीं अपनाने की घोषणा कर रखी है कि भाई हम नहीं अपनाएंगे। डेनमार्क यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरो को नहीं अपनाता तो नहीं अपनाएगा। एक चीज जरूर हमेशा ध्यान रखना कि यूरो को अपनाने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? यूरो एरिया को अपनाना पड़ेगा। अब बात आती है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। ये टोटल वो 19 देश हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया है। तो ये आपको याद करने हैं, इसकी ट्रिक मैंने नहीं बताई, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो पहले वाले जो वीडियो में जो ट्रिक बताई थी मैंने देशों को याद करने की, लगभग सारी ट्रिक इसमें आसानी से लग जाएंगी, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो मुझे फिर से बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं इसमें सुधार या ऐसा प्रयास करूंगा कि आपको फिर से ये और याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय क्षेत्र को अपनाने के लिए यूरोपीय संघ के देशों द्वारा मैस्ट्रिक्ट संधि 1992 में उल्लेखनीय आर्थिक और विधिक शर्तों का पालन करना होता है। भाई उसमें उल्लेखित मैस्ट्रिक्ट संधि के अंदर जो बातें बताई गई हैं, दो चीजें बताई गई हैं, कौन सी? आर्थिक और विधिक शर्तें। तो वो जो शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा, किसके लिए? यूरोपीय क्षेत्र को अपनाने के लिए, यूरो एरिया, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। क्योंकि यूरो एरिया अपनाए बिना आप क्या नहीं कर सकते। यूरो एरिया का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। यूरो एरिया या यूरोपीय क्षेत्र जो है उसका मतलब है कि जो 1992 में जो मैस्ट्रिक्ट संधि हुई थी, उस मैस्ट्रिक्ट संधि में जो आर्थिक और विधिक शर्तें रखी गई थी उनको जो देश पालन करना शुरू कर देते हैं, उन देशों को यूरोपीय संघ ने किस में शामिल कर लिया? उन देशों को यूरो एरिया में शामिल किया, और वही देश यूरो मुद्रा को काम में ले सकते हैं। तो मतलब ये कि जब आपको यूरोपीय मुद्रा अपनानी है अगर किसी देश को या उसे लागू करना है तो उसे यूरो एरिया को अपनाना पड़ेगा। इट मीन्स यूरोपीय क्षेत्र बनने के लिए आपको मैस्ट्रिक्ट संधि के जो नियम और शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी, तभी आप यूरो एरिया में शामिल होंगे और तभी आप यूरो मुद्रा जो है उसे अपने देश में लागू कर पा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे प्रोग्राम को जो यूरोपीय क्षेत्र का सदस्य बनना जो है, कोई भी यूरोपीय संघ का देश है वो अगर यूरो एरिया में शामिल होना चाहता है तो उसे क्या कहेंगे फिर? तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जेशन क्राइटेरिया, ठीक है, वो पूरा करना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आप यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरो मुद्रा को अपने देश में लागू कर सकते हैं। ये यूरोपीय संघ के देशों पे लागू होता था ये नियम, क्लियर है? यानी 27 देशों में से अगर कोई भी देश, जैसे 19 देशों में यूरो मुद्रा चलती है, इट मीन्स क्या है कि वो 19 देश है ना, वो ही यूरो एरिया को अपनाते हैं, बाकी नहीं अपनाते। तो जो भी देश 19 के आगे मान लो कोई देश किसी को यूरो मुद्रा अपनानी है तो क्या करना पड़ेगा? उसे पहले मैस्ट्रिक्ट संधि के आर्थिक और विधिक शर्तों को पालन करना पड़ेगा, तब वो किस में शामिल होगा? यूरो एरिया के अंदर शामिल होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? कन्वर्जेशन क्राइटेरिया कहा जाएगा। उस क्राइटेरिया को पालन करेगा तब जाकर के वो यूरो मुद्रा को अपने यहाँ लागू कर पाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आती है कि उद्देश्य क्या है यूरोपीय संघ का उद्देश्य, और उसके अंदर जो विभिन्न गतिविधियां, चाहे वो यूरो को अपनाने की गतिविधि हो सकती है, बाकी चीजें हो सकती है, उन सब का टारगेट क्या है, यानी इस यूरोपीय संघ का टारगेट क्या है? पारस्परिक सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए, यानी वो जो देश यूरोपीय संघ के हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको अपनी पारस्परिक सामाजिक आर्थिक उन्नति करनी है, तो उसके लिए समान विचारधारा का सिद्धांत, सदस्य देशों के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा नाटो के शासन का होना अनिवार्य किया गया है। यानी ये 4-5 चीजें सभी देशों को माननी पड़ेगी। नंबर 1, पहली चीज समान विचारधारा को मानना पड़ेगा, जो कि उदारवादी उनकी विचारधारा है।
मार्क्सवाद या साम्यवाद को नहीं अपनाएंगे। दूसरा, सदस्य देशों के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। सभी देशों में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र। मानवाधिकार को मानना पड़ेगा। नाटो के अंदर शामिल होना जरूरी है। नाटो जो एक उनका सैन्य संगठन है तो उसमें शामिल होना जरूरी है। लेकिन उसमें एक चीज फिर भी रखी गई, क्या कि सभी देशों के अपने अपने सैन्य प्रतिष्ठान होते हैं, तो उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को डिस्टर्ब नहीं करना है। यानी सैन्य प्रतिष्ठान अलग रखे गए और नाटो अलग है। तो नाटो तो उनका कंबाइंड रूप से क्या है, एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, सैनिक संगठन है, तो वो अलग चलेगा और उन देशों की अपनी अपनी सेनाएं अलग रहेंगी। तो इस प्रकार से सैन्य प्रतिष्ठानों को तो अलग रखा गया, लेकिन नाटो को सबको मानना पड़ेगा। ये बात इसमें तय की गई, किसमें? यूरोपीय संघ में। अगली बात आती है कि यूरोपीय संघ की जो संस्थाएं हैं, ईयू की जो संस्थाएं हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहली आती है यूरोपीय संसद। इसके सदस्यों का निर्वाचन यूरोपीय देशों के लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा और उसके द्वारा 5 वर्ष के लिए करते हैं। यूरोपीय जो संसद है उसके लिए 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि इसका कोई भी सदस्य जो आएगा यूरोपीय संसद में आएगा वो उन 27 देशों में से आएगा। पहली बात, वहां के लोग, उन 27 देशों के लोग ही वोटिंग करेंगे और वहां से चुन करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तरह से, यानी हर देश में से जनता वोट देगी। ऐसा नहीं कि वहां का शासक किसी को बना करके भेज देगा कि जा यूरोपीय संसद में बैठ जा, नहीं। हर देश की आम पब्लिक वोटिंग करेगी और फिर उस वोटिंग के थ्रू व्यक्ति कहां पहुंचेगा? यूरोपीय संसद में पहुंचेगा। कितने दिन रुकेगा? 5 वर्ष। क्लियर? और उसके बाद बात आती है कि संसद है कहां यूरोपीय संघ की? तो यूरोपीय संघ की जो संसद है वो है ब्रुसेल्स में। ये ध्यान रखना, यानी संसद को चलाने के लिए सेल चाहिए तो ब्रुसेल्स, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज, फिर बात आती है यूरोपीय आयोग की। यूरोपीय आयोग क्या है? ये यूरोपीय संघ की नौकरशाही नामक संस्था है। ऐसा मानिए कि ये तो गई इनकी व्यवस्थापिका, यानी भाई ये लोग तो कानून बनाएंगे, अब उस कानून को इंप्लीमेंट करने वाली संस्था चाहिए, तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? यूरोपीय आयोग। ठीक है, यानी एक कार्यपालिका के रूप में काम करेगी। उन कानूनों को, नियमों को जो ये लोग बनाएंगे उन्हें ये इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। ठीक है, ये व्यवस्थापिका के रूप में हो गई और ये कार्यपालिका के रूप में हो गई। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ की नौकरशाही नामक संस्था हो गई और इसका कार्य यूरोपीय एकता के लिए की गई जो संधियां हैं, जो अब तक संधियां हुई तथा उनके जो प्रावधान हैं, उन सब का क्या करना है? संरक्षण करना है। इनका चुनाव सदस्य राज्य मिलकर के करते हैं, यानी ये जो यूरोपीय आयोग है इसके अंदर जो लोग बैठेंगे उन सब का चुनाव जो है वो सभी 27 देश मिलकर के और फिर करते हैं, मिलकर करते हैं। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका भी मुख्यालय वहीं पर है, निश्चित रूप से वही होगा। नेक्स्ट आती है यूरोपीय परिषद। यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्षों को इसके सदस्य होते हैं, मतलब सीधा समझो ये तो कौन हो गए? आम जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति, वो तो यहाँ बैठेंगे। यूरोपीय आयोग में प्रशासनिक अधिकारी, नौकरशाह, जो इन सब चीजों को लागू करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, वो लोग किस में आएंगे? यूरोपीय आयोग में। और जो सभी 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जब एक जगह बैठा दिए जाएं तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे यूरोपीय परिषद। यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, किसके? यूरोपीय परिषद के। नेक्स्ट बात आती है यूरोपीय मंत्री परिषद। इसके सदस्य विभिन्न यूरोपीय राज्यों के मंत्री होंगे। जब राष्ट्राध्यक्ष को बिठाएंगे तो क्या बनेगी? यूरोपीय परिषद। और जब यूरोपीय जो राष्ट्राध्यक्षों के मंत्री एक जगह बैठेंगे तो बन जाएगी क्या? मंत्री परिषद। तो यूरोपीय परिषद में और यूरोपीय मंत्री परिषद में अंतर समझ में आ गया। यूरोपीय परिषद मतलब राष्ट्राध्यक्ष एक जगह बैठेंगे और यूरोपीय मंत्री परिषद यानी उन देशों के जो मंत्री हैं वो एक जगह बैठेंगे। तो विभिन्न यूरोपीय राज्यों के मंत्री होते हैं किसमें? मंत्री परिषद में, यूरोपीय मंत्री परिषद में। यूरोपीय न्यायालय यूरोपीय संघ के लिए की गई संधियों के प्रावधानों को लागू करने में जो उत्पन्न विवाद हैं उन विवादों के निपटारे के लिए लग्जमबर्ग में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्रुसेल्स में क्या थी? संसद थी, उनका आयोग था, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कहां थी उनकी? ब्रुसेल्स में। लेकिन न्यायपालिका कहां है? लग्जमबर्ग में। यह आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अब बात आती है सेंट्रल बैंक की। तो यूरोपीय संघ की वित्तीय गतिविधियों का नियंत्रण और लेखा परीक्षण हेतु फ्रैंकफर्ट में क्या है? सेंट्रल बैंक। तो पैसों का तो मामला फटाफट होता है, तो फ्रैंकफर्ट, फटाफट
ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरोपीय संघ का जो है वो कहाँ स्थित है, वो फ्रैंकफर्ट में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, इस प्रकार यूरोपीय संघ सदस्यों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं। ये भी पक्की बात है भाई, सीधी बात है कि सभी सदस्य राष्ट्र आपस में अच्छे से व्यापार कर सके, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकें, ये सारा काम यूरोपीय संघ ही चलाएगा और उसके अंदर जो कानून बनेंगे वो सभी देशों पे समान रूप से लागू होंगे। ये बात यहाँ तक कि हम कॉमन सेंस से भी ये बात बता सकते हैं। ये सदस्य राष्ट्र के नागरिकों को 4 तरह की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये बड़ी बात है, इसको ध्यान से देखना है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य राष्ट्र, उन सबको 4 प्रकार की स्वतंत्रता ये यूरोपीय संघ उपलब्ध कराता है। कौन कौन सी? एक तो लोगो देता है। अब लोगो होगा तो उसके अंडर में आप सब एक साथ बैठेंगे और वो लोगो ब्रांड के रूप में काम करेगा, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे कहीं भी हो। जब वो यूरोपीय संघ का लोगो लग गया तो उसके अंडर में जितने भी देश हैं वो सब सुरक्षित हो गए। तो इसलिए लोगो बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरा, सामान को बेचने खरीदने उसकी ब्रांडिंग होगी, तो वो भी किसके रूप में हो गया? यूरोपीय संघ के रूप में हो गया। सेवाएं जितनी भी हैं, इसके साथ साथ पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान है। ये 4 चीजें, 4 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं, इनका वो लोग उपयोग कर सकते हैं और ये कहकर के वो वहां के देश और इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि ये माल या प्रोडक्ट जो भी है, चाहे वो सेवाएं हैं, चाहे वो सामान है, चाहे वो और कोई चीज़ उनकी है, तो वो ये बात कह के बेच सकते हैं पूरी दुनिया में कि ये माल कहाँ से आया है, यूरोपीय संघ से। तो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो इसलिए 4 चीज़ों की स्वतंत्रता उन्हें मिलती है। कौन कौन सी? लोगो, सामान, सेवाएं और पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान। नेक्स्ट बात आती है ब्रेग्जिट के बारे में, जो मैंने पहले ही बता दिया था, साधारण सी चीज़ है लेकिन इसको भी फटाफट देख लीजिए। यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड के अलगाव को ही ब्रेग्जिट कहते हैं। यानी इंग्लैंड अलग होना चाहता था और वो अलग हो गया, तो उस अलगाव को ही क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट। ब्रेक यानी ब्रिटेन और एग्जिट यानी बाहर हो जाना। 2016 में इंग्लैंड की जनता ने जनमत संग्रह द्वारा यूरोप को यूरोपीय यूनियन से पृथक होने का जनादेश दिया। यहाँ सुधार कर लेना, ब्रिटेन को। यूरोप की क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्रिटेन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वापस देख लीजिए। 2016 में इंग्लैंड की जनता ने जनमत संग्रह के द्वारा इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से पृथक होने का जनादेश दिया था। वो दुनिया की गारंटी थोड़ी ले सकते, अपने देश को अलग करा सकते हैं वो तो। यूरोपीय संघ के लिस्बन संधि के अनुसार अनुच्छेद 50 के अनुसार इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन छोड़ने के लिए 2 वर्ष का समय मिला, क्योंकि जब भी ये बात तय हो गई थी, लिस्बन संधि में ये बात तय हो गई थी, क्योंकि लिस्बन संधि एक सुधार संधि थी, तो वहीं पे तय हो गया था कि अगर कोई भी देश यूरोपीय संघ छोड़ना चाहता है तो उसे 2 साल का टाइम मिलेगा, आराम से सोच विचार के फिर छोड़ना। तो 2 साल का टाइम उसको मिल गया। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2021, 2 वर्ष का समय दिया था लेकिन उनको काफ़ी टाइम लग गया सोचने में ही। तो 1 जनवरी 2021 में इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा। मतलब पूर्णतः इस्तीफा कब दे दिया उसने? 2021 के अंदर। 1 जनवरी 2021 के बाद इंग्लैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन गया, इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है कि भाई यूरोपीय संघ से हमें क्या लेना देना, क्यों पड़ दिया इतना? तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो भारत और यूरोपीय शिखर सम्मेलन की बात हम यहाँ पर करेंगे। भारत यूरोपीय संघ के बीच शिखर वार्ता सन 2000 में लिस्बन यानी पुर्तगाल में शुरू हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। ये बात ध्यान रखनी है कि शिखर वार्ता का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री लेवल, राष्ट्राध्यक्ष लेवल की वार्ता। तो यूरोपीय संघ के देशों के साथ हमारी जो बातचीत हुई वो एक टॉप लेवल पे बात हुई। और कब हुई? 2000 के अंदर। ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी कौन थे पर यहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी। ये अच्छे से याद रखना। शिखर वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करेंगे। शिखर वार्ता का मतलब समझ गए, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि शिखर वाले नेता, टॉप नेता जो होते हैं, जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो शिखर वार्ता कहते हैं। तो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष इसमें शामिल हो गए। यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे वो शामिल होने ही थे। भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से, यानी उस समय से लेकर के और अब तक
2020 तक टोटल कितनी शिखर वार्ताएं हुई? 15 शिखर वार्ताएं हुई। और कब? जब वर्चुअली का मतलब मोबाइल से, इंटरनेट से, जो भी अपन वर्चुअली जो बात करें, अपन बात क्या है, वर्चुअली बात ही है। तो ऐसे वर्चुअली जो है वो मीटिंग हुई, और वो कब हुई? 15 जुलाई 2020 को संपन्न हो गई। ठीक है ना, ये कब हुई थी? 15वीं शिखर वार्ता। तो इस प्रकार 15वीं शिखर वार्ता तक का कंटेंट मैंने लिख दिया। अब एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, क्या कि 2020 के बाद क्या शिखर वार्ता हुई या नहीं हुई यूरोपीय संघ और भारत के बीच में, ये जरूर खोजना। ठीक है ना, मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आप में आजकल एनर्जी नहीं रही, कुछ करते नहीं हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इतना सा काम आपको ही दे दिया जाए। ठीक है ना, तो जरूर इतना पढ़ लिए तो इतना तो कर सकते हो आप। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए। वो काम मैं भी सर्च करके आपको दे सकता था, लेकिन मैं इसीलिए नहीं दिया कि कुछ आप भी करो। ठीक है, हालांकि मैं आगे जाकर के बता दूंगा जब हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे तब, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको, वो आप में से बहुत से आलसी हैं ही, तो उनकी दिक्कत हो जाएगी कि अब कहाँ जाएं, कौन बढ़ाए, कौन मेहनत करे, सर आप ही दे देते सब कुछ। ठीक है, तो वो होगा, वो दूंगा, लेकिन वो तो मैं तो प्रैक्टिस में दूंगा आप। ठीक है, आपको काम ये अब करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, और अब जो है ना, मेरा प्रयास रहेगा कि इस नवंबर के महीने में ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला मामला सारा कंप्लीट करेंगे। ये टारगेट है। अब टारगेट कोशिश पूरी करूंगा कि पूरा हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।